हेलो एवरीवन, काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं विश्वजीत सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। उससे पिछले वीडियो में हमने जाना था प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं यह है सेकेंडरी एक्टिविटी, जो किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो सीखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में। पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी होता क्या है। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब प्राथमिक अर्थात प्राइमरी एक्टिविटी से उत्पन्न किए जाने वाले जितने भी द्रव्य होते हैं उनको अगर हम अपने हिसाब से या कह सकते हैं अपने डिमांड के तौर पे इनको मॉडिफाई करके नया रूप जब प्रदान करते हैं तो ये रूप प्रदान करने वाला जो प्रक्रिया होता है इसी को कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं। सेकेंडरी एक्टिविटी के कुछ विशेषताएं होते हैं, जैसे कि ये एक फिक्स्ड एसेट प्रदान करता है। दूसरा, इसमें जो पदार्थ का उत्पादन होता है ये जनरली गुड क्वालिटी, इसका क्वांटिटी अधिक होता है। ये हमें अच्छा क्वांटिटी का या कह सकते हैं अच्छा क्वालिटी का पदार्थ या इसका वर्कएबिलिटी या कार्य क्षमता जो कच्चा माल का होता है उससे कई गुना अधिक होता है। तीसरा, हम कह सकते हैं इसमें काम करने वाले जितने भी लेबर्स होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, दक्ष होते हैं और इनके काम में मदद करता है उनका टेक्नोलॉजी। फिर क्या, इसमें उत्पादन या कह सकते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटी में जो एनर्जी का उपयोग किया जाता है जैसे कि सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी एट्सेट्रा, ये इसका ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होता है और हम कह सकते हैं ये काम में बहुत ही मेहनत और कुशलता का ज़रूरत होता है। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अर्थात उत्पादन है क्या? अपने डिमांड के ऊपर हम अपने श्रम को, अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए विभिन्न रासायनिक पदार्थ, विभिन्न मशीन्स के द्वारा उस कच्चा माल को और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड कमोडिटीज़ या अधिक उपयोगी पदार्थ में तब्दील करते हैं तो उनको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। ये सेकेंडरी एक्टिविटी कुछ स्टेप बाय स्टेप या कह सकते हैं स्टेप को फॉलो करता है। जैसे कि इसमें पहला, सेकेंडरी एक्टिविटी में काम करने वाले जो भी मेथड या कह सकते हैं जो भी लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड मतलब दक्ष होते हैं। ठीक, इसमें मशीन्स का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये मशीन्स मतलब हम कह सकते हैं इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में बढ़ोतरी होगी। तो ये है एक स्ट्रेटा या लेयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप ये याद रखिएगा। फिर आते हैं अगले स्लाइड पे। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन और स्ट्रक्चर, इसमें कुछ चीज़ें होती है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान पे रखेंगे। जैसे कि पहला, ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी है। इसमें सेकेंडरी एक्टिविटी में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ये बहुत ही जटिल होता है। अगर जटिल रहेगा नहीं तो अच्छा क्वालिटी का सामान हमें कैसे मिलेगा। मतलब किसी भी प्रक्रिया को करने जाने से हम देखेंगे कि इसका जो तकनीक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैसा है। सिंपल टेक्नोलॉजी, सिंपल प्रोडक्ट, सही है। जितना जटिल रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे
उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सेम वैसे ही है कॉम्प्लेक्स मशीन गुड एंड क्वालिटीड प्रोडक्ट। ठीक, इसमें फिर दूसरा चीज़ जो है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही ज़्यादा तादाद में गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तीसरा वास्ट कैपिटल, इसमें कैपिटल जो यूज़ किया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा लागत का ज़रूरत होता है। कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा इसमें ये एक्टिविटी को नहीं कर सकता। एक्चुअली आप उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ना, अच्छा चीज़ बनाने के लिए आपको मशीन खरीदना होगा, है ना, आपको जगह खरीदना होगा प्लांट बनाने के लिए, इससे मतलब बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है। ये फिर क्या, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए। तो ये भी है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और एक है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, इसको संभाल के या टेक्निक एडमिनिस्ट करने के लिए, शासन करने के लिए कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए भी अच्छा सा ब्यूरोक्रेसी का ज़रूरत होता है। ठीक है, फिर आते हैं अगले स्लाइड पे। जैसे अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटी किस आधार पे या किस जगह पे ये बनेगा, या आप प्लांट कहाँ बिठाने से आपका फ़ायदा होगा या सेकेंडरी एक्टिविटी सक्सेस होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ याद रखिएगा। एक्सेस टू मार्केट, पहला पॉइंट है एक्सेस टू मार्केट, मतलब जहाँ पे मार्केट है वहीं पे सेकेंडरी एक्टिविटी सही बैठेगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ खाना, मतलब खाने का कमी है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से खाना लेके आएंगे। बाहर से खाना लेके आना तो पॉसिबल नहीं होता ना, तो हम क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम यहाँ पे बिठाएंगे, मतलब खाना उत्पादन करने वाला कार्य हम करेंगे, खाना पका हुआ खाना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ऐसा खाना कहाँ बिकेगा, ऐसा एक्टिविटी कहाँ ज़्यादा चलेगा, जिस जगह पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा। सही है। फिर आते हैं एक्सेस टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। जैसे हम चिप्स बहुत ज़्यादा खाते हैं मान लीजिए, तो चिप्स के लिए क्या ज़रूरत होता है, आलू। आलू क्या है, कच्चा माल। आलू अगर रहेगा तभी ना हम चिप्स बना सकेंगे, है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ, चिप्स इज़ अ पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जहाँ आलू रहेगा वहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम चिप्स बनाएंगे। सही, मतलब एक्सेस टू रॉ मटेरियल। तीसरा है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी करने के लिए या प्राइमरी एक्टिविटी करने के लिए लेबर का ज़रूरत तो होता ही है, क्योंकि हर एक कार्य लेबर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे सस्ता और मेहनती और गुणवत्ता वाला लेबर रहेगा वहीं पे अपना सेकेंडरी एक्टिविटी फेमस होगा या चलेगा। सही है। फिर आते हैं एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर पावर, विंड एनर्जी, ये सभी से तो अपना मशीन चलेगा ना, ऐसे ही तो नहीं चल जाएगा। तो जहाँ पे एनर्जी है वहीं पे सेकेंडरी एक्टिविटी होगा। फिर आते हैं एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आप देखिए, सामान तो हम बना लिए, लेकिन बाज़ार तक पहुंचाने के लिए तो हमें चाहिए रोडवेज एंड गुड कम्युनिकेशन। अब बना के घर पे रखेंगे तो थोड़ी ना बिकेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा रोडवेज, जो कि अभी हो रहा है फिलहाल में। ठीक है। फिर कम्युनिकेशन, अगर आपका किसी और के साथ रिलेशन है ही नहीं है तो होगा कैसे, इंडस्ट्री बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सामान बिकेगा नहीं बिकेगा। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। अच्छा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे गवर्नमेंट आपको सोर्स या प्लेस सप्लाई नहीं कर रहा कि आप यहाँ इंडस्ट्री बनाओ,
तब तक तो बनने वाला नहीं है ना। तो गवर्नमेंट शुड बी हेल्पफुल, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा। अगर नहीं करता तो सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब प्लांट बिठाना, इंडस्ट्री बनाना, ये पॉसिबल नहीं हो रहा। ठीक, फिर है 7 नंबर जो पॉइंट, ये है लिंक बिटवीन इंडस्ट्री। कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको बेस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर बेस करके बहुत सारे छोटे मोटे इंडस्ट्री बनते हैं, जैसे बड़े शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, टीवी मेकिंग इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, जितना भी इंडस्ट्री है सब इंडस्ट्री में स्टील और आयरन का यूज़ होता है। तो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री के साथ अगर दूसरे इंडस्ट्री का लिंक ना हो तो क्या सेकेंडरी इंडस्ट्री या इंडस्ट्री प्लांट करना पॉसिबल है? नहीं है। तो ये जो 7 पॉइंट हमने रखा आपके सामने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद रखिएगा। सही है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का क्लासिफिकेशन हम अगर करें तो सबसे पहले पाएंगे इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज। साइज का ऊपर क्लासिफिकेशन करें तो हम देखेंगे 3 तरीके का इंडस्ट्री। एक तो है अपना हाउस होल्ड इंडस्ट्री, या कह सकते हैं हम कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ, हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री। फिर कहेंगे ये कॉटेज इंडस्ट्री है क्या, मतलब एक कमरे में कुछ दोस्त या कुछ भाई इकट्ठा होकर हम सोचे कि नहीं चलो यार आज हम बांस को लेके कुछ बनाते हैं। लोकल मार्केट में बहुत चर्चा है, जैसे एक घड़ाई बना लिए, फूलदानी बना लिए। तो ये छोटे बजट वाले एक कमरा में बंद होके भाई बंधुओं के साथ मिलके अगर कोई इंडस्ट्री खोला जा रहा है एक रूम के अंदर, याद रखिएगा, तब वो कहा जाएगा अपना कॉटेज इंडस्ट्री। ये कॉटेज इंडस्ट्री जनरली इंडिया का नहीं, मैं पूरा वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, जिस जगह में जनजातीय विशेष लोग रहते हैं उस जगह में कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे हमारे दोस्त में ही हम देखते हैं तूरी, मतलब जो बांस के काम करते हैं, सूप हो गया, टोकरी, दौरा इत्यादि जो बनाते हैं, ये आता है अपने कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। सही है। फिर आते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मतलब छोटे छोटे जो पदार्थ, जैसे टॉय इंडस्ट्री, वॉच इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सही है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लागत खर्च होता है। फिर आते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े इंडस्ट्री, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, शिपयार्ड इंडस्ट्री, ये सब बड़े इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाता है और साथ ही साथ बड़े बड़े चीज़ों का उत्पादन होता है और जो कि एक्सपोर्ट करके हम बहुत ज़्यादा कमाते भी हैं। सही है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉटेज इंडस्ट्री और ये अपना लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सही है। अब देखते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स। जहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर आधार करके जो इंडस्ट्री बन रही है इसको कहेंगे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे यहाँ टी इंडस्ट्री, हमारे दोस्त एग्रो प्लांटेशन, टी एक एग्रीकल्चर है, टी प्लांटेशन एक एग्रीकल्चर है। इसको बेस करके हम क्या कर रहे हैं, चाय की पत्ती बना रहे हैं, है ना। तो टी इंडस्ट्री इज एन टाइप ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री।
फिर आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री, गोल्ड को तो हम माइन करके ही लाते हैं ना, माइनिंग करके लाते हैं ना। तो गोल्ड से हम क्या बना रहे हैं? गोल्ड से हम बना रहे हैं ज्वेलरी। तो ज्वेलरी इज अ टाइप ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फिर आते हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज ऑल्सो नॉन एज सनराइज इंडस्ट्री। अब बताते हैं पहले केमिकल इंडस्ट्री होता क्या है। रासायनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर करके जब हम नए कुछ पदार्थ बनाते हैं तो उनको कहा जाता है केमिकल इंडस्ट्री। इतना क्लियर है? अब आते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम पदार्थ को रिफाइन करने के बाद जो द्रव्य बच जाते हैं तो उनको फिर से यूज़ करने लायक कुछ ऐसे जैसे नेप्थलीन, नेप्था, ऐसे कुछ हुआ तो इससे हम वैसलीन, जो काजल होता है, लिपस्टिक होता है, इस तरीके का जो पदार्थ हम बनाते हैं वो आता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर। सही है? इट्स अ टाइप ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्री अभी 1990 के बाद ही उदय हुआ है, तो इसीलिए इस इंडस्ट्री को कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्री। सही है? अब आते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करके बना है तो उसको कहेंगे हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि हम देख सकते हैं टिम्बर इंडस्ट्री, ठीक है, फर्नीचर बनाना, ये सब वगैरह का काम जिस इंडस्ट्री में होता है उस इंडस्ट्री का बेस होता है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट इंडस्ट्री का बात जब भी हम करेंगे तो साइबेरिया को कैसे भूल सकते हैं। साइबेरिया का जो फॉरेस्ट है जिसमें कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। क्या ट्रीज? कॉनिफेरस ट्रीज। इससे अनेकों टाइप का फर्नीचर बनाया जाता है, विच इज़ द बेस्ट अमंग द ऑल टाइप ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी समझ गए। साथ ही साथ यहाँ पे आप कह सकते हो हनी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि फॉरेस्ट में हनी भी मिलता है ना। फिर आता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, ये तो हुआ। फिर आते हैं अगले स्लाइड पे, एनिमल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट्स। अब ये कहाँ से आया इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट? अरे अभी तो बताया था, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इस पे बेस करके, ये तो आउटपुट है ना पहले से ही, इस पे बेस करके जब हम नए इंडस्ट्री का मतलब बना रहे हैं नई इंडस्ट्री आयरन और स्टील के ऊपर डिपेंड करके, तो उस इंडस्ट्री को कहा जाएगा आउटपुट इंडस्ट्री। समझ में आया? और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि गेहूं से हम बनाए आटा, ठीक, सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर आटा से हम बनाए रोटी, बिस्किट और ब्रेड, तो ये हुआ एक आउटपुट बेस्ड इंडस्ट्री। होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले स्लाइड पे, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह में। देखिए, एक तो है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब सरकार द्वारा नियंत्रित इंडस्ट्री, ठीक। दूसरा, सरकार द्वारा नियंत्रित इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये सोवियत रशिया में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ये कहाँ? अपना यूएसए में। इसी वजह से इन दोनों का बीच में कोल्ड वार भी चल गया था। चलिए देखते हैं।
और अपना जो इंडस्ट्री है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, मतलब पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। मतलब अपना देश का अगर इकोनॉमी के साथ अगर हम जोड़ ले तो अपना देश का जो इकोनॉमी या इंडस्ट्रीज है ये जॉइंट सेक्टर, मतलब पब्लिक भी और प्राइवेट भी। तो अपना देश में किस तरह का इंडस्ट्री देखने को मिलता है? जनरली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बोथ। तो इकोनॉमिक भी कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। आप ये बात याद रखिएगा, सही है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट वाला इंडस्ट्री, प्राइवेट मतलब किसी एक मालिक का इंडस्ट्री, और जॉइंट मतलब जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये वाला। ठीक, आते हैं अगले स्लाइड पे। अब आते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्रियल रीजन के ऊपर। तो हम सबसे पहले देखेंगे द रूर कोल फील्ड ऑफ जर्मनी। ये कहाँ है? यूरोप में। जर्मनी है यूरोप में। अब याद रखिएगा जर्मनी के कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन में या कह सकते हैं जर्मनी में एक रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, जिसका नाम है रूर। रूर एक्चुअली एक नदी का नाम हुआ करता था जिस क्षेत्र में कोल फील्ड था। ठीक, तो कोल फील्ड जहाँ रहेगा, कोल फील्ड जहाँ रहेगा, ये है सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। तो जहाँ पे एनर्जी है, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि जहाँ पे एनर्जी रहेगा वहाँ पे इंडस्ट्री बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कोल फील्ड था या कोल एनर्जी था, तो उसी बेस पे यहाँ ये कोल फील्ड रीजन पे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री बना था, जो कि पूरे जर्मनी में 80% सेकेंडरी एक्टिविटी को टैकल करता था। सही है। अब यहाँ पे जर्मनी का अगर मैप देखोगे तो ये छोटा सा रीजन है, ये पूरा जर्मनी को सेकेंडरी एक्टिविटी से उत्पन्न पदार्थ सप्लाई करता था, और यही मेन रीजन हुआ करता था जर्मनी का इकोनॉमिकल ग्रोथ का। सही। अब यहाँ पे एक मैप देख सकते हो, चित्र देख सकते हो, जो कि है रूर कोलफील्ड का। अब आते हैं इसका डिके होने का कारण। अब देखिए 40 से 50 साल पहले बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, जो जिसका आधार होता था कोल, मतलब कोयला जहाँ वो एरिया इंडस्ट्रियली बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा। लेकिन आजकल क्योंकि कोल का उत्पादन करना कम हुआ है और ये इको फ्रेंडली नहीं है, तो इसी कारण से अभी कोल का इस्तेमाल कम करते हैं और सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी आदि से एनर्जी का इस्तेमाल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो इसलिए अभी ये जगह थोड़ा सा इंडस्ट्रियली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सही। अभी याद रखिएगा रूर। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, 80% फॉर दी आप कह सकते हो जर्मनी। अब यहाँ रूर ऑफ इंडिया कौन सा जगह को कहा जाता है? तो हम यहाँ आएंगे और कहेंगे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है दुर्गापुर को। याद रखिएगा दुर्गापुर को रूर ऑफ इंडिया। अब क्यों कहा जाता है रूर ऑफ इंडिया दुर्गापुर को? क्योंकि दुर्गापुर भी एक ऐसा ही रीजन है जो कि कोल के ऊपर, मतलब कोयला के ऊपर बेस करके वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री डेवलप हुआ है। सही है, याद रखिएगा। आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ बताया जा रहा है कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है क्या? जिस इंडस्ट्री में हाई फाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, या कह सकते हो आप जहाँ पे आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिस इंडस्ट्री में, ठीक, मेनली
इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर एंड कस्टमर केयर। सही। तो ऐसे टाइप का इंडस्ट्री जिस जगह पे या जिस शहर पे होता है उस जगह को या कह सकते हो उस शहर को हम कहते हैं टेक्नोपोलिस। सही है, अब याद रखिएगा टेक्नोपोलिस। तो आप बताइए कि टेक्नोपोलिस कौन सा जगह हो सकता है अपना देश में। हाँ बिल्कुल सही, अपना देश में कोलकाता को हम कहेंगे, बेंगलोर को हम कहेंगे टेक्नोपोलिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री बैठा हुआ है। अपना कलकत्ता का सॉल्ट लेक रीजन ये एक टेक्नोपोलिस है। अब बेंगलोर इज एन ऑल्सो टेक्नोपोलिस। सही है, अब याद रखिएगा। अगर अमेरिका का बात करें तो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सिलिकॉन वैली, ये सब क्या है, टेक्नोपोलिस। अब इसको याद रखिएगा। आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ हम देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस किस जगह पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अपने देश पे। मैं तो बता दिया है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होता क्या है। ये जनरली आयरन ओर से बनता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यहाँ अगर आयरन का भी बात अगर करें तो आयरन को माइनिंग करके क्रूड आयरन या आयरन ओर निकाला जाता है, फिर उसको पिग आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसमें अनेक जिप्सम, अनेक टाइप का मिनरल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसी चीज़ को हम अनेकों इंडस्ट्री में यूज़ करके मोर एफिशिएंट पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इंडियन मार्केट में अगर आए तो हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि कर्नाटका का विश्वेश्वराया बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तमिलनाडु का सलेम, ये मैप पॉइंटिंग में भी आता है बहुत बार एग्ज़ाम में। विशाखापत्तनम, ये विशाखापत्तनम। फिर है छत्तीसगढ़ का भिलाई, हाँ, झारखंड का रूरकेला, बोकारो, ये अपना दुर्गापुर मैंने बताया, रूर ऑफ इंडिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड कहता है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, अब आप देखते हैं किस किस जगह में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड हुआ है वर्ल्ड वाइड। ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप, एशिया, इस जगह पे सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर और भी एडवांस हम देखेंगे तो यूरोप में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप होने के कारण ही पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमें देखने को मिला था यूरोप में। सही है, इसको आप याद रखिएगा। ये जमशेदपुर से मुझे याद आया कि हमें GRD टाटा का नाम सुना ही होगा। GRD टाटा, ठीक, जमशेदजी रुस्तम जी टाटा, इनका एक कंपनी है जिसका नाम है टिस्को, जो कि इंडिया का पहला आयरन एंड स्टील कंपनी था। पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, जो कि 1907 में बना था जमशेदपुर में, जो कि अभी झारखंड में स्थित है। हाँ, फिर यहाँ हम देखेंगे कि टोक्यो, जापान का टोक्यो, शंघाई, ये सब जगह में भी हमें टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है। सही है, अब आते हैं अगले स्लाइड पे। हाँ, अब देख रहे हैं हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन का क्या बात करें, कॉटन तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर है कि इसका खोज कहाँ हुआ था। कोई विशेषज्ञ कहते हैं अपना चाइना में हुआ था, कोई कहते हैं इंडिया में हुआ था, कोई कहता है यूरोप में हुआ था, कोई कहता है अमेरिका में हुआ था।
लेकिन हाँ कुछ तथ्य ऐसे बोले जाते हैं कि ये कॉटन का इस्तेमाल अपना प्रोडक्शन और इस्तेमाल भी अपना देश में पहले हुआ था। ऐसे अपने महान काव्य में भी लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये क्या है? कॉटन का पेड़, इसको हम कन्वर्ट करते हैं यार्न में, फिर टेक्सटाइल्स में, और इससे हम कपड़े या क्लोथ्स का उत्पादन करते हैं। तो ये इंडस्ट्री किस किस जगह में डेवलप्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जनरली अपना इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, जहाँ पे कॉटन मिल रहा है, सही है ना, जहाँ पे कॉटन मिलेगा वही ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा। अच्छा, कॉटन टेक्सटाइल तक तो ठीक है, लेकिन कॉटन टेक्सटाइल के बाद में जब कपड़ा, मतलब पहनने लायक कपड़ा जब बनाया जाता है, तो उस इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसको कहते हैं हम गारमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री। मैंने आपको और एक इंडस्ट्री के बारे में बताया था, सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। इसका भी उदय अभी रिसेंटली हुआ है, नहीं तो पहले हम कपड़े थान से कपड़े खरीदते थे और उसको सिलाई करते थे, लेकिन अभी क्या, रेडीमेड चाहिए। तो ये रेडीमेड कपड़ा जो मिल रहा है हमें, ये है एक क्या, गारमेंट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। सही है, अब ये याद रखिएगा। फिर आते हैं हम हाँ, ये कॉटन किस किस जगह बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। तो ये है इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, ये सब जगह में जहाँ कच्चा माल कॉटन का मिल रहा है। और ये देश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके कॉटन टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इंडिया में मैनचेस्टर, यस, मैनचेस्टर का बात याद आया। इंग्लैंड का मैनचेस्टर, जो है ये वर्ल्ड फेमस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अब ये याद रखिएगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड फेमस रीजन कौन सा है? मैनचेस्टर, ठीक, जो कि है इंग्लैंड में। आप सुने ही होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फुटबॉल का क्लब है। तो ये मैनचेस्टर शहर या मैनचेस्टर रीजन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है अपने एग्ज़ाम्स में कि विच प्लेस ऑफ इंडिया इज़ नॉन एज कॉटन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ कहेंगे जैसे अहमदाबाद हुआ इंडिया का मैनचेस्टर, ठीक, मतलब यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। ये है इंडियन मैनचेस्टर, ठीक है, इंडिया का मैनचेस्टर। अब यहाँ और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है? साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है? तो हम ये कहेंगे कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। फिर पूछा जाता है कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ये पहले कहा जाता था कानपुर को, अभी ये कहा जाता है लुधियाना को। बस हम इतना याद रखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सही है। अब तो स्टूडेंट्स, हम आज देखें कि सेकेंडरी एक्टिविटी होता क्या है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो MCQ प्रश्न है, इसको मैं जल्द ही आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।